हेलो फ्रेंड्स, चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो की शुरुआत हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक उक्ति से करना चाहते हैं। सपने वे नहीं होते हैं जो आपको नींद में आते हैं। दोस्तों, सपने वे होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। यदि आपको सपना पूरा करने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए नींद जैसी प्रिय वस्तु या प्रिय थिंग का भी आपको त्याग करना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं है। सपनों के लिए नींद का त्याग करना पड़े तो भी करिए। और दोस्तों, हम उसी कार्य में लगे हुए हैं। हम आज सिसोदिया वंश पार्ट 2 पढ़ना चाहते हैं। और दोस्तों, गोहिल या सिसोदिया वंश पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जो रण सिंह नामक शासक बना, उसके 2 पुत्र थे, जिसमें एक का नाम क्षेत्र सिंह और एक का नाम राहप। यहाँ से इस सिसोदिया या गोहिल वंश का डिवाइडेशन होता है। और क्षेत्र सिंह ने रावल शाखा की शुरुआत की। और दोस्तों, राहप ने राणा शाखा की शुरुआत की। राहप है वो यहाँ से डिवाइड होने के बाद में सिसोदा गांव में चला गया। सिसोदा गांव में जाकर और वहाँ पर सामंत बन गया इनका। और दोस्तों, रावल शाखा क्षेत्र सिंह ने चलाई। चित्तौड़ के ऊपर इन्होंने शासन किया। और हमने ये पढ़ा था कि सन 1303 में चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा हुआ था, उस समय इस रावल शाखा का शासक रतन सिंह था। उसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और चित्तौड़ को 1303 में अपने अधिकार में कर लिया। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात जो कई बार प्रश्नों में आती है, पूछी जाती है, इसके बाद इसे जीतने के बाद इसे अपने भाई खिज्जर खां को सौंप दिया और इसका नाम, चित्तौड़ के किले का नाम खिज्जराबाद रख दिया था। दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद में जो ही रतन सिंह की मृत्यु हो गई इस युद्ध में, रतन सिंह की मृत्यु होने के बाद दोस्तों, यहाँ पर रावल शाखा का द एंड हो गया। 1303 में चित्तौड़ पर जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका अधिकार हो गया और उसने अपने भाई खिज्जर खां को ये क्षेत्र सौंप दिया। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का समय आपको याद है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते। 1296 से 1316 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तो उसका भाई खिज्जर खां है, वो इस चित्तौड़ के किलों को छोड़कर और दिल्ली चला गया। और दोस्तों, ये चित्तौड़ का किला उसने, जो जालोर के शासक थे कानड़ देव, उसके भाई कानड़ देव के भाई मालदेव का नाम, दोस्तों, इतिहास में मालदेव के कई नाम मिलते हैं। तो इस मालदेव का नाम मुछाला मालदेव मिलता है। मतलब बड़ी बड़ी मूछें थी इसकी, मुछाला मालदेव। ऐसा कहते हैं कि मालदेव ने एक बार अलाउद्दीन खिलजी की जान बचाई थी, इसलिए उस उपकार के बदले खिज्जर खां ने मालदेव को चित्तौड़ का किला है वो सौंप दिया। 1316 में दोस्तों, मालदेव है वो चित्तौड़ का शासक बन गया। और फिर इसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में इसका पुत्र, कुछ लेखों में से जैसा नाम मिलता है उसके पुत्र का, और कुछ लेखों में बनवीर मिलता है। बनवीर, जो भी हो इसका नाम, लेकिन इसका पुत्र है, शासन करने लग गया। इधर दोस्तों, सिसोदा गांव में इसी के वंश के अंदर एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था हमीर देव ने अपने पूर्वजों का जो किला था, चित्तौड़ का किला और आसपास का एरिया है, पुराना शासन था, उसको लेने के लिए प्रयास किया। और सबसे पहले तो इसने मालदेव को परेशान करना शुरू कर दिया, बार बार मालदेव के ऊपर हमले करना शुरू कर दिया। मालदेव इससे तंग आ गया। और बाद में दोस्तों, सन 1326 में, ये याद रखना आपको तारीख, सन 1326 में इसने मालदेव के पुत्र, जो भी नाम हो, जैसा या बनवीर, उसको हराकर और 1326 में चित्तौड़ के किले के ऊपर अपना अधिकार शुरू कर दिया। दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है सिसोदिया शाखा। इससे पहले जो ये था, ये हमने पढ़ा है, इसको गोहिल वंश कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ से 1326 से जो शाखा शुरू होगी उसे हम सिसोदिया नाम देंगे, सिसोदिया शाखा। एक तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है,
दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। इसके बाद आगे की बात शुरू करते हैं। 1326 में हमीर है, उसने मुछाला मालदेव के पुत्रों को परास्त करके और चित्तौड़ के किले के ऊपर अपने नए राजवंश जिसका नाम था सिसोदिया वंश की नींव डाली। सिसोदिया वंश और गुहिल वंश एक ही थे, यह आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। अब हम बात करते हैं हमीर देव की। ये हमीर देव के चक्कर में आप हमीर देव चौहानों में मिलता है, हमीर देव सिसोदिया की बात कर रहे हैं हम। दोस्तों इसने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ के किले के ऊपर अपना अधिकार करके सिसोदिया वंश की नींव डाली। इसे दोस्तों सिसोदिया शाखा का या सिसोदिया वंश का संस्थापक कहा जाता है। सिसोदिया वंश का संस्थापक। देखिए, जब यह पूछा जाए गुहिल वंश का संस्थापक तो उसमें नाम आएगा गुहादित्य, लेकिन यदि सिसोदिया वंश का संस्थापक पूछा जाए तो इसमें दोस्तों सिसोदिया वंश का संस्थापक हमीर देव आएगा। नंबर दो बात, इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक, क्योंकि इसने जो बीच में गैप आया था 1303 से लेकर 1325 तक का, उसके बाद वे दोबारा से अपना शासन शुरू किया, इसलिए इसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। और दोस्तों ये सारी जानकारी जो मैंने आपको बताई है, ये सारी की सारी जानकारी एक पुस्तक है जिसका नाम है हमीर मद मर्दन। और इस पुस्तक के लेखक जो है वो है जय सिंह सूरी। इस पुस्तक के लेखक जय सिंह सूरी है। इस पुस्तक में हमीर मद मर्दन में ये सारी की सारी जानकारी है। जो मुछाला जो महावीर था, जो मालदेव था, उसके पुत्र और इसने किस प्रकार विजय प्राप्त की, इसकी सारी जानकारी हमीर मद मर्दन नामक पुस्तक में मिलती है। दोस्तों जो कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बनवाई थी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़ के किले में है ये। इसमें इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पर इस हमीर देव का नाम विषम घाटी पंचानन मिलता है। अच्छी तरह से याद रखना आपको, विषम घाटी पंचानन। ये पूछा हुआ प्रश्न है परीक्षाओं में। इसका अर्थ ये हो गया है कि विषम परिस्थितियों में भी जो साहस न खोए, अपना साहस है वो बनाए रखे, उसे विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी उपाधि थी। कई बार पूछा हुआ ये प्रश्न भी, विषम घाटी पंचानन इसकी उपाधि थी। और दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बाद हमें जो गीत गोविंद पुस्तक है, गीत गोविंद, उसकी एक टीका लिखी हुई है महाराणा कुंभा के द्वारा जिसका नाम है रसिक प्रिया नामक पुस्तक में इसे वीर राजा की उपाधि दी गई है। वीर राजा, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये भी। टीका तो दोस्तों आप जानते हैं, टीका का अर्थ हो गया किसी किताब का, किसी भी जो गूढ़ किताब है उसका वर्णन अपने शब्दों में करना है वो टीका कहलाता है। सरल शब्दों में करना टीका कहलाता है। तो गीत गोविंद पुस्तक जो मूल थी उसकी टीका महाराणा कुंभा ने लिखी रसिक प्रिया नाम से। उसमें इसे वीर राजा की उपाधि के नाम से संबोधित किया गया है। दोस्तों इसका एक युद्ध भी हुआ जिसे कहते हैं सिंगोली का युद्ध, ये याद रखना आपको। सिंगोली का युद्ध। और दोस्तों सिंगोली का युद्ध है, इसका उस समय दिल्ली में शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। और दोस्तों इसने मोहम्मद बिन तुगलक को इस युद्ध में, सिंगोली के युद्ध में परास्त किया। दूसरा दोस्तों हमीर देव को भारत देश में छापामार युद्ध पद्धति का जनक कहा जाता है। सबसे पहले इसने इस युद्ध में छापामार युद्ध पद्धति को अपनाया। तो दोस्तों ये आपको हमीर देव के बारे में महत्वपूर्ण की पॉइंट है वो बता दिया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद में आगे की बात शुरू करते हैं।
अब दोस्तों हमीर देव के बाद जो महत्वपूर्ण शासक था इस सिसोदिया वंश के अंदर, उसका नाम है महाराणा लाखा। उसके ऊपर मैंने राजस्थान के रोचक तथ्य में एक वीडियो बना रखा है, जिसमें हंसाबाई और राजस्थान के भीष्म पितामह की बात की गई है। हम यहाँ पे देखते हैं असली ऐतिहासिक बातें। राणा लाखा दोस्तों, इसका असली नाम जो है, इसका असली नाम पुस्तकों में लक्ष्य सिंह मिलता है, लक्ष्य सिंह है। दोस्तों ये काफ़ी भाग्यशाली व्यक्ति था और इसके समय में एक चिड़ीमार बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। ध्यान रखना है आपको, महाराणा लाखा ने नहीं करवाया, एक चिड़ीमार बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। और दोस्तों आपको ध्यान में ही है, पिछोला झील उदयपुर में है वर्तमान समय में, और इसमें दो बहुत ही शानदार महल, जिसमें एक का नाम है जग मंदिर, दूसरे का नाम जग निवास। दोनों ही बड़े प्रसिद्ध रहे हैं स्थापत्य की दृष्टि से। ये पिछोला झील में बाद में बनवाए हुए हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना कि पिछोला झील का निर्माण इसके काल में एक बंजारे ने करवाया। नंबर टू, इसके काल में जावर क्षेत्र में चांदी की बड़ी खानें निकल आई, जिसके कारण राज्य की आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी मजबूत बन गई। और इसने अपना क्षेत्र है, सैनिक काफ़ी रखे इसने, फिर अपना क्षेत्र है काफ़ी बढ़ा लिया। तीसरी बात जो रोचक तथ्य मैंने शामिल की है, राणा लाखा के एक पुत्र था जिसका नाम था राणा चुंडा। ये दोस्तों इसका सबसे बड़ा पुत्र था और इसका उत्तराधिकारी भी था। इसके लिए जोधपुर के जो शासक थे, उन्होंने अपनी बेटी, अपनी पुत्री राजकुमारी हंसाबाई की सगाई का नारियल भेजा। लेकिन दोस्तों कुछ मिस्टेक हुई, और मिस्टेक ऐसी हो गई कि नारियल इसको देने के बजाय राणा लाखा को दे दिया गया। अब दोस्तों राणा लाखा उस समय वयोवृद्ध थे और हंसाबाई है उसकी उम्र कोई 20-22 साल थी। तो दोस्तों विवाह होना, एक बेमेल विवाह होना काफ़ी मुश्किल था। अब दोस्तों जैसे ही जोधपुर में इसका भाई था जिसका नाम था रणमल, इसके भाई का नाम आपको याद रखना, आगे काम आएगा ये, रणमल ने यह विवाह अस्वीकार कर दिया। तो युद्ध की नौबत आ गई, क्योंकि सगाई हुई है और शादी न करे तो एक अपमान की बात होती है। इसके कारण से एक नया उपाय बिठाया गया, और वो नया उपाय ये है कि हंसाबाई की शादी राणा लाखा से तभी की जा सकती है जब राणा लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मेवाड़ का भावी शासक बनेगा, तो ही हंसाबाई की शादी है वो राणा लाखा से की जाएगी। इन्होंने शर्तें मान ली और चुंडा ने भी मान ली। चुंडा ने अपने पिता की बात रखने के लिए अपने राज गद्दी का त्याग कर दिया। इसलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह है, या फिर इसे राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं इसे। ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। इसके बाद में दोस्तों राणा लाखा है उसकी मृत्यु हो गई। राणा लाखा की मृत्यु होने के बाद राणा लाखा के और हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था मोकल। दोस्तों राणा लाखा की मृत्यु के बाद मोकल है वो मेवाड़ की गद्दी का अगला शासक बना। दोस्तों राणा चुंडा बनना था, राणा चुंडा ने त्याग किया, इसलिए इसे मेवाड़ का भीष्म या राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। अब दोस्तों हम मोकल की बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं।
दोस्तों जब राणा लाखा मरा तो उस समय उसने मोकल को शासक बना दिया और जो चुंडा था, राणा चुंडा, उसे उसका संरक्षक बना दिया। मोकल जब शासक बना तो इसका संरक्षक जो है, इसका संरक्षक है वो बना दिया गया राणा चुंडा को। अब दोस्तों राणा चुंडा संरक्षक बन गया तो जो हंसाबाई थी, जो इसकी सौतेली माँ थी, इसकी सगी माँ थी, उसके मन में थोड़ा शक आने लगा कि राणा चुंडा है वो काफ़ी बड़ा है उम्र में, मोकल छोटा है और कहीं मौका देखकर ही है इसे मारकर और खुद शासक न बन जाए। इसलिए वह बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर शक करने लगी। जैसे राणा चुंडा को पता लगा इस बात का कि हंसाबाई है वो मेरे पे शक करती है, तो ये मेवाड़ छोड़कर और फिर मालवा चला गया, मांडू चला गया। वहाँ पर जाकर मालवा के शासक की सेवा करने लग गया। अब दोस्तों ये था सिसोदिया। सिसोदिया का प्रभाव अब दरबार में कम होने लग गया। कारण मैंने अभी आपको बताया था, जो रणमल था हंसाबाई का भाई, यानी इसका मामा, मोकल का मामा, जिसका नाम था रणमल राठौड़, जोधपुर वाले राठौड़ी थे, रणमल राठौड़, चुंडा के जाते ही इसने अपना प्रभाव है वो दरबार में बढ़ाना शुरू कर दिया। और दोस्तों बड़े बड़े पदों के ऊपर राठौड़ों को इसने पदाधिकारी बना दिया। अब दोस्तों एक समय ऐसा लगने लग गया कि कुछ ही समय में राठौड़ों का अधिकार है वो मेवाड़ पर होने वाला है। ऐसी जब नौबत आ गई दोस्तों, तो मोकल ने स्थिति देखकर कि सारा का सारा काम ऐसा हो रहा है कि राठौड़ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, दरबार में उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसके कारण से मोकल ने अपने जो मामा हैं रणमल राठौड़, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना शुरू कर दिया। और दोस्तों सन 1433 ईस्वी में मोकल का युद्ध हुआ। इसे जीलवाड़ा का युद्ध कहते हैं, जीलवाड़ा का युद्ध। ये आपको याद रखना थोड़ा सा। जीलवाड़ा जो है वो चार भुजा नगर में है, चार भुजा राजसमंद में है। जीलवाड़ा में इसका युद्ध जो है वो अहमद खान से हो रहा था। अहमद खान से इसका युद्ध चल रहा था दोस्तों। उसी समय महपा पंवार इन्हीं के वंश में था। महपा पंवार के कहने पर, महपा पंवार के उकसाने पर चाचा और मेरा, ये नाम याद रखने हैं। ये चाचा रिलेशन नहीं है, यहाँ पे नाम है व्यक्ति का चाचा और दूसरे का नाम था मेरा। चाचा और मेरा, आप मेरा चाचा भी याद रख सकते हैं। चाचा और मेरा ने महाराणा मोकल की हत्या कर दी। दोस्तों ये बात जीलवाड़ा युद्ध सन 1433 ईस्वी की है। मोकल की मृत्यु हो गई। मोकल की मृत्यु इसी के जो राजवंश के परिवार के सदस्य थे उन्होंने की थी। ऐसा माना जाता है ये क्षेत्र सिंह के संतान थी, अवैध संतानें थी क्षेत्र सिंह की। इन्होंने मोकल की हत्या कर दी और खुद ये तीनों हैं ये मालवा भाग गए। फिर दोस्तों मोकल के बाद इसका पुत्र जो है कुंभा, महाराणा कुंभा, वो शासक बना। उसकी बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रारंभिक सिसोदिया शासकों में वो है महाराणा कुंभा। इसलिए आपको अच्छी तरह से इसके ऊपर गौर कर लेना है। इसके ऊपर हर परीक्षा में जिसमें राजस्थान जीके आता है उसमें पक्के ही प्रश्न बनते हैं। तो महाराणा कुंभा को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। महाराणा कुंभा दोस्तों इसका शासनकाल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी सामान्यतः माना जाता है। सामान्यतः इसलिए बोल रहा हूँ
कि कई इतिहासकार हैं इसके टाइम को ये टाइम नहीं मानते हैं। दोस्तों अब महाणा कुंभा की एक एक बातें, की वर्ड जो आपको ध्यान रखने हैं वो अच्छी तरह से हम देखते हैं। महाणा कुंभा का जन्म है वो 1423 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों इसके पिता का नाम तो आपको पता ही है, मोकल का पुत्र था। इसकी माता का नाम सौभाग्य देवी था, सौभाग्य देवी। और दोस्तों आप देखेंगे वास्तव में भाग्य लेके पैदा हुआ था। प्रारंभिक शासकों के अंदर, सिसोदिया शासकों के अंदर सबसे महान शासक कहा जा सकता है इसे। दोस्तों ये परमार वंश की राजकुमारी थी, ये सौभाग्य देवी परमार वंश की थी। दोस्तों जिस समय महाराणा कुंभा 1433 में शासक बना, उस समय इसके पिता की हत्या हो गई थी और ये मात्र 10-11 वर्ष की उम्र का था। 1423 से 33, 10-11 वर्ष की उम्र का बालक था। तो इसके सामने कई प्रकार की समस्या थी। सबसे पहली समस्या इसके सामने ये थी कि अपने जो पिता के हत्या करने वाले थे, हत्या करने वाले कौन कौन, एक तो महपा पंवार, दूसरा चाचा और तीसरा मेरा, ये मोकल की हत्या करके और मालवा चले गए थे। मालवा कह दीजिए, मांडू कह दीजिए, उसकी राजधानी थी मांडू, मालवा चले गए। दोस्तों सबसे पहले इसके सामने समस्या थी कि इन हत्यारों को, अपने पिता के हत्यारों से पिता की हत्या का बदला लेना, क्योंकि इसे खतरा था इसे भी। इसके सामने जो दूसरी समस्या थी, जो हमने चर्चा की थी मोकल के समय, कि रणमल का प्रभाव है वो दरबार में बढ़ता जा रहा था। रणमल है, राठौड़ों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और ऐसी आशंका हो रही थी कि दरबार में कुछ दिनों बाद ही राठौड़ों का शासन शुरू हो जाएगा। तो रणमल राठौड़ है, रणमल राठौड़ को मेवाड़ से निकालना या फिर इसे हटाना, ये इसकी महत्वपूर्ण मुख्य समस्या थी। दोस्तों सबसे पहले महाराणा कुंभा ने शासन जो ही संभाला, सबसे पहले इस पर कार्रवाई करना शुरू किया इसने। और इस पर कार्रवाई शुरू करने के लिए इसने मालवा के जो शासक थे, जिसका नाम था, अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही मोस्ट है, महमूद खिलजी प्रथम। ये प्रथम जो है ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ऐसा ही व्यक्ति एक राणा सांगा के समय भी आएगा। उस समय महमूद खिलजी प्रथम था। इसने, महाराणा कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों महपा पंवार और जो चाचा और मेरा थे, महमूद खिलजी प्रथम से मांगे। महमूद खिलजी प्रथम ने देने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों 1437 ईस्वी में, तारीख याद रखनी आपको, 1437 ईस्वी में महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में एक युद्ध हुआ, जो इतिहास में सारंगपुर के नाम से प्रसिद्ध है। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ। और दोस्तों कुंभा ने न केवल अपने पिता के हत्यारों महपा पंवार, चाचा और मेरा की हत्या कर दी, बल्कि महमूद खिलजी प्रथम को भी हरा दिया। और इसे हराने के बाद दोस्तों इसने 6 माह तक इसे बंदी बना के रखा अपने पास जेल में। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है उस समय की, क्योंकि दिल्ली में और आसपास गुजरात, मालवा, इन सभी क्षेत्रों में मुस्लिम शासन था। उस समय किसी मुस्लिम शासक को हरा कर और फिर 6 महीने तक बंदी बनाए रखना एक बहुत बड़ी बात थी। इसके कारण से महाराणा कुंभा की प्रतिष्ठा है वो और ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों ये जो विजय है, सारंगपुर की विजय, इस सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में इसने चित्तौड़ के किले में एक स्तंभ बनवाया, जिसका नाम है विजय स्तंभ। अब हम विजय स्तंभ के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों इसे विक्ट्री टावर बोलते हैं। दूसरा एक स्तंभ है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ। दोनों में अंतर करिए। कीर्ति स्तंभ ये है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ है वो सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य से बनवाया इसने। और दोस्तों ये 8 साल में बनकर तैयार हुआ। 1440 ईस्वी से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1448 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुआ। दोस्तों इसका जो शिल्पी है, सबसे पहले देखते हैं वास्तुकार। इसका जो वास्तुकार है, इसके जो वास्तुकार है उनका नाम आपको याद रखना है
जेता। इसके जो शिल्पकार थे, शिल्पी, उनके नाम है नापा, पूमा और पूंजा। दोस्तों हम बाद में चर्चा करेंगे कि वास्तुकार क्या है और शिल्पकार क्या है। और दोस्तों इसके ऊपर एक प्रशस्ति बनी हुई है, प्रशस्तिकार। इसके प्रशस्तिकार थे अत्रि और उसका पुत्र फिर महेश। अत्रि मरने के बाद में महेश ने उस प्रशस्ति को पूरा किया। दोस्तों ये विजय स्तंभ 9 मंजिल का है। ये स्तंभ 9 मंजिल का है और दोस्तों लगभग इसकी ऊंचाई है वो 122 फीट है। इसकी ऊंचाई जो है वो 122 फीट के आसपास है। और दोस्तों इसे उपनाम दिया गया है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मूर्तियों का अजायब घर। मूर्तियों का अजायब घर। यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए मूर्तियों का अजायब घर किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ। इसका दूसरा जो उपनाम है वो है मूर्तियों का विश्वकोश। मूर्तियों का विश्वकोश। और दोस्तों इसका और भी नाम मिलता है, इसकी तुलना जो की है वो रोम के टार्जन से की गई है। रोम के टार्जन से। रोम का जो टार्जन टावर है, रोम का टार्जन, रोम के जो टार्जन टावर है उससे तुलना की गई है। और दोस्तों ये तुलना करने वाला जो व्यक्ति था वो था फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन नामक इतिहासकार है, उसने इससे तुलना की गई है। दोस्तों ये 9 मंजिलें हैं, इनके ऊपर चारों ओर सारे ओर मूर्तियां ही मूर्तियां हैं, इसलिए इसे मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। मूर्तियों का विश्वकोश कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर मूर्तियां हैं वो सम्मिलित कर ली गई है। इसकी शिल्पकला देखकर इसे रोम के टार्जन के समान उपाधि दी गई है। अब दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं वास्तुकार। दोस्तों सीधा सा अर्थ है दिशा बताने वाला, मकान की दिशा या बिल्डिंग की दिशा बताने वाला वो वास्तुकार होता है। दरवाज़ा किधर होगा, खिड़कियाँ किधर होगी, वो वास्तुकार होगा। दोस्तों जो मकान बनाने वाले मिस्त्री होते हैं, मेन मिस्त्री है, उनको हम शिल्पी कहते हैं। और दोस्तों प्रशस्ति होती है जब किसी राजा की वीरता की जब वर्णन किया जाता है उसे हम प्रशस्ति कहते हैं। तो विजय स्तंभ प्रशस्ति है, वो जो छेड़ियाँ थोड़े से खोद कर लिखते थे वो लिखने वाले अत्रि और उसके बाद में उसका पुत्र महेश। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अभी महाकुंभा के बारे में और भी बातें करनी है। दोस्तों हमने इसकी जो प्रारंभिक समस्याएं थी कुंभा की, उसके बारे में एक के बारे में पूरी बात कर ली है। जो पिता के हत्यारे थे वो सारंगपुर के युद्ध में मारे गए। अब दूसरी समस्या की बात करते हैं। रणमल राठौड़ का प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि रणमल राठौड़ है धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाकर और यहाँ पर राठौड़ों की सत्ता स्थापित कर देगा। तो दोस्तों महाकुंभा ने अब अपनी दूसरी समस्या थी उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया। रणमल राठौड़ का प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा था तो दोस्तों इसने महाकुंभा ने अपने जो राजस्थान के भीष्म पिता कहलाते हैं राणा चुंडा, उनको वापस बुला लिया मेवाड़ से। एक तो ये, दूसरा दोस्तों इसने रणमल के लिए एक नीति बनाकर, और जो हंसाबाई थी, हंसाबाई की एक दासी थी जिसका नाम था भारमली। हंसाबाई की एक दासी थी भारमली महाकुंभा को बहुत चाहती थी, लेकिन रणमल है भारमली को चाहता था। इसलिए दोस्तों इन्होंने भारमली को मोहरा बनाकर और भारमली के द्वारा रणमल को बहुत सारी शराब पिलाकर और बेसुध करके उसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों इसने अपनी दूसरी समस्या जो थी, जो राठौड़ों का प्रभाव धीरे धीरे मेवाड़ में बढ़ रहा था, उसका समापन कर दिया। दोस्तों ज्यों ही रणमल की हत्या हो गई तो रणमल का पुत्र था जिसका नाम था जोधा। अभी आगे पढ़ेंगे, इसने जोधपुर की स्थापना की राठौड़ों में। जोधा है वो मेवाड़ से भागकर और जोधपुर की तरफ चला गया। महाकुंभा ने इसका पीछा किया। अब दोनों
राठौड़ और जो ये आपकी सिसोदिया है, दोनों ही हंसाबाई के रिलेशन में थे, इसलिए हंसाबाई ने बीच में पढ़कर दोनों के, और सन 1453 तारीख याद रखनी आपको, प्रश्न पूछा हुआ ये, सन 1453 ईस्वी में इन दोनों के मध्य, राठौड़ों और सिसोदियों के मध्य आबल बाबल की संधि, आबल बाबल की संधि करवा दी। और दोस्तों इसी के बाद आपको पता है 1459 में जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी और मंडोर के इलाका और आसपास के इलाके पर अपना अधिकार शुरू किया था। तो दोस्तों एक तो ये याद रखना आपको, कई बार पूछा हुआ है किसने संधि करवाई और कौन सी संधि थी और कब हुई थी, ये तीनों के तीनों पॉइंट है इसके अंदर याद रखने योग्य है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में, उसमें महमूद खिलजी प्रथम को इसने 6 महीने तक बंदी बनाए रखा, फिर ससम्मान उसको वापस लौटा दिया। दोस्तों इतिहासकार है वो इसे महाराणा कुंभा की बड़ी भूल कहते हैं। बड़ी भूल क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि 1457 ईस्वी में इसने महमूद खिलजी ने महाराणा कुंभा को परास्त करने के लिए गुजरात के शासक के साथ एक संधि कर ली। उस संधि को दोस्तों चांपानेर की संधि बोला जाता है। चांपानेर की संधि मतलब गुजरात के शासक और मालवा के शासक दोनों ने यह संधि की कि हम दोनों मिलकर कुंभा के ऊपर हमला करेंगे। कारण कुंभा किसी भी अकेले के वश में नहीं आ रहा था। एक गुजरात की तरफ से आक्रमण करे, एक मालवा की तरफ से आक्रमण किए, और इस संधि के अंदर पूरी शर्तें तय की गई थी कि किस प्रकार का क्षेत्र कौन जीतेगा और किस प्रकार विभाजन होगा। ये पूरी की पूरी योजना है तैयार हो गई थी चांपानेर संधि में। पर दोस्तों मैंने कहा था कुंभा भाग्य लेकर पैदा हुआ था। कुंभा ने सबसे पहले जो गुजरात के शासक है उसको अलग ही परास्त कर दिया। अलग परास्त करने के कारण यह संधि टूट गई और वह भाग गया, इस संधि से भाग गया। फिर मालवा के शासक को अकेले ही लड़ना पड़ा और अकेले से निपटना महाराणा कुंभा को अच्छी तरह से आता था। तो इसलिए दोस्तों ये चांपानेर की संधि हुई जरूर, लेकिन कोई फलदायी नहीं साबित हुई। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद में आगे की बात करते हैं महाराणा कुंभा की जो कई प्रकार की नाम मिलते हैं, कई प्रकार की उपाधियाँ मिलती है, उनके बारे में। महाराणा कुंभा की दोस्तों जो उपाधियाँ मिलती है इसमें सबसे पहले देखते हैं इनका मूल नाम इनका कुंभकर्ण था। ये शॉर्ट में महाराणा कुंभा कहते हैं। दोस्तों इनकी जो उपाधि मिलती है हाल गुरु, चाप गुरु, शेल गुरु, राणा रासो, हिंदू सुल्तान के ध्यान रखनी है आपको। अभी संगा वाले में भी आएगी दूसरी ऐसी ही, हिंदू सुल्तान। इसके अलावा छाप गुरु, दान गुरु। इसके अलावा दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य, ये उपाधियां मुख्यतः मिलती है। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। हाल गुरु का अर्थ होता है पहाड़ों का राजा। चाप गुरु का अर्थ होता है, चाप धनुष बाण में होता है, धनुष बाण चलाने में जो प्रवीण होता है। शेल गुरु वही पहाड़ी क्षेत्रों का शासक। राणा रासो, ये जो राणा शाखा थी उसका शासक होने के कारण। हिंदू सुल्तान, मुस्लिम शासकों से युद्ध करने के कारण, मुस्लिम शासकों को परास्त करने के कारण हिंदू सुल्तान। छाप गुरु, छाप का अर्थ है छापा मार युद्ध प्रणाली मैंने आपको बताई थी, हमीर देव ने शुरू की थी भारत में सबसे पहले। छापामार पद्धति में प्रवीण होने के कारण इसे छाप गुरु का नाम दिया गया है। दान गुरु, काफ़ी दान देता था इसलिए दान गुरु। और दोस्तों अंतिम है अभिनव भट्टाचार्य, कवि, एक कुंभकर्ण है जो कवि था और कई इसने पुस्तकें लिखी है
इसलिए इसे अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्रदान प्राप्त थी। दोस्तों, कई बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न बना हुआ है कि महाराणा कुंभा की लेखन कला और इसकी उपाधियों का वर्णन कहाँ मिलता है। दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखना आपको, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और जो हमने पढ़ा था अभी विजय स्तंभ, उसमें अंतर है। चित्तौड़ के किले में 2 स्तंभ है, एक का नाम है विजय स्तंभ और दूसरे का नाम है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा ने नहीं बनवाया। कीर्ति स्तंभ है वो एक जैन व्यापारी था जिसका नाम था जीजा, जैन व्यापारी था जिसका नाम था जीजा। जीजा व्यापारी ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को बनवाया और इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा के ये उपनाम या उपाधियाँ मिलती है। और नंबर 2, इसकी महाराणा कुंभा की लेखन कला के ऊपर प्रकाश इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में डाला गया है। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे की बात शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं महाराणा कुंभा की लेखन कला की। ये वेरी मोस्ट टॉपिक है सिसोदिया वंश में महाराणा कुंभा। इसके अंदर आपने देखा होगा कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो बन गए हैं जो महत्वपूर्ण है, और मैंने कई ऐसे क्वेश्चन भी बताए हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों, महाराणा कुंभा के जो संगीत गुरु थे, संगीत गुरु, उनका नाम था सारंग व्यास, सारंग व्यास। और दोस्तों, महाराणा कुंभा ने कई पुस्तकें लिखी। कुछ इतिहासकार सारी पुस्तकों के लेखक हैं, इन्हें नहीं मानते हैं, लेकिन हमें जो पुस्तकों में नाम मिलते हैं जो इन्होंने लिखी है वो देखते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है संगीत राज, संगीत राज। और दूसरी पुस्तक है संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा। एक की चर्चा हम पहले कर चुके हैं जो कि गीत गोविंद की टीका है जिसका नाम है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। इसके अलावा दोस्तों, कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। इसके अलावा दोस्तों, सूड प्रबंध, चंडी शतक का लेखक भी इन्हें माना जाता है। ये दोस्तों इनकी प्रमुख पुस्तकें मानी जाती है और कई बार इनमें से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, मेवाड़ में जो चित्रकला की शुरुआत है, मेवाड़ में ही नहीं राजस्थान में मानिए, राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत जो है, चित्रकला की शुरुआत वो महाराणा कुंभा के समय से मानी जाती है, महाराणा कुंभा के समय से मानी जाती है। दोस्तों, महाराणा कुंभा का जो दरबारी चित्रकार था उसका नाम था भीकम चंद, याद रखना आपको, भीकम चंद। और इसने जो चित्र बनाया था उसका नाम था रसिकाष्ट, रसिकाष्टक, रसिकाष्टक। इसने सबसे पहले चित्र बनाया था, ये आपको याद रखना है एक तो। दूसरा दोस्तों, एक पुस्तक है जिसका नाम है वीर विनोद, वीर विनोद। और दोस्तों आपको पता है वीर विनोद पुस्तक के जो लेखक हैं वो है कवि श्यामल दास दधिवाड़िया, श्यामल दास दधिवाड़िया। और दोस्तों ये पुस्तक बाद में लिखी गई है महाराणा सज्जन सिंह के समय में। महाराणा सज्जन सिंह के जो वैतनिक दरबारी थे श्यामल दास, उनको बाकायदा अपने दरबार में एक अलग से कमरा देकर बिठाया और इस पुस्तक की रचना करवाई। दोस्तों वीर विनोद ये कहती है कि राजस्थान के कुल मिला के उस समय 84 दुर्ग थे, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। तो दोस्तों राजस्थान में मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक, मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। इसी प्रकार चित्रकला का जनक, राजस्थान में मेवाड़ में चित्रकला का जनक
चित्रकला का जनक भी कुंभा को माना जाता है। और दोस्तों इसने 84 पूरे राजस्थान में किले थे, उनमें से 32 इसे अकेले ने बनाए। इसलिए स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल है वो महाराणा कुंभा के काल को माना जाता है। ये सभी के सभी मोस्ट प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं और पूछे गए हैं कई बार। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद में इसके स्थापत्य की बात शुरू करते हैं। इसका दोस्तों जो स्थापत्य है उसमें किले तो मोस्ट है ही, इसके साथ साथ स्थापत्य देखते हैं इसका। इसने 32 दुर्ग बनाए, जिनमें से जो प्रमुख दुर्ग है कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, एक तो है बसंती दुर्ग, दूसरा दोस्तों भूमट दुर्ग। इसके अलावा दोस्तों जो बड़ा किला था उसका नाम था कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ के अंदर भी एक किला है जिसका नाम है कटारगढ़। अभी चर्चा करेंगे हम कटारगढ़। और इसके अलावा दोस्तों बदनौर दुर्ग। दोस्तों ये 4-5 प्रमुख दुर्ग है वो महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए हुए माने जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों अभी हमने चर्चा की थी विजय स्तंभ चित्तौड़ के किले में और कुंभलगढ़ के किले में कुंभाश्याम मंदिर। और इसी के साथ दोस्तों बदनौर में ही एक मंदिर भी बनवाया था। दोस्तों ये मंदिर की चर्चा करेंगे हम बाद में। ये तो इसके प्रमुख जो स्थापत्य के अंग माने जाते हैं। इसी के साथ इन्होंने कुछ किलों का जीर्णोद्धार भी करवाया था, मरम्मत करवाई थी, जिसके अंदर मुख्य रूप से चित्तौड़ के किले की 4 दीवारी इन्होंने सुधराई थी। और इसी के साथ अचलगढ़ का किला है उसकी मरम्मत भी इन्होंने करवाई थी। और एक दोस्तों भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ये इन्होंने इन 3 दुर्गों की मुख्य रूप से मरम्मत करवाई थी, ये इन्होंने बनवाए थे। दोस्तों हम इस मंदिर की बात कर रहे थे बदनौर के अंदर, इसकी थोड़ी सी चर्चा शुरू कर लेते हैं। जब 1457 में जो चांपानेर की संधि हुई थी, और इस संधि के अंदर कुंभा ने जब मालवा के शासक को हराया तो युद्ध का नाम था बदनौर युद्ध। ये बदनौर में हुआ था, बदनौर भीलवाड़ा में है बदनौर युद्ध। और दोस्तों इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बदनौर में एक मंदिर बनवाया जिसे हम कुशाल माता का मंदिर के नाम से जानते हैं। कुशाल माता प्रश्नों में आया हुआ है, ये प्रश्न परीक्षाओं में। कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में है। दोस्तों अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। दोस्तों ये जो कटारगढ़ है इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है और स्पेशल रूप से महाराणा कुंभा ने अपने रहने के लिए बनाया था। और दोस्तों ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है कटार की तरह, इसलिए इस दुर्ग का नाम रखा गया कटार दुर्ग। दोस्तों इसका उपनाम मेवाड़ की आंख मिलता है। इसका दूसरा नाम जो है वो है मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की रखवाली करने वाली आंखें। कैसे? ये मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा है उसके ऊपर स्थित था, तो मेवाड़ की रखवाली करने के लिए इसका उपनाम पड़ गया मेवाड़ की आंख। दूसरा दोस्तों जो अबुल फजल लेखक रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं अबुल फजल, जब इन्होंने ये किला देखा, कटारगढ़ देखा, तो इन्होंने कहा कि ये किला इतना ऊंचा है, क्योंकि किले के अंदर किला, गढ़ के अंदर गढ़ बना हुआ है। इन्होंने ये लिखा कि ये इतना ऊंचा है कि यदि नीचे से इसे देखें तो सिर इतना टेढ़ा हो जाता है कि सिर की पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। यह उक्ति अबुल फजल की ध्यान में रखनी है आपको। अब दोस्तों महाराणा कुंभा का लास्ट टाइम, महाराणा कुंभा 1468 के आसपास, 1468 में मानसिक रूप से काफ़ी बीमार हो गए थे। इन्हें उन्माद का रोग हो गया था।
उन्माद का रोग हो गया। और दोस्तों यहीं पे कुंभलगढ़ के अंदर जो मामदेव कुंड है, मामदेव कुंड जो है, मामदेव तालाब जो है, उसके किनारे एक दिन बैठे थे महाणा कुंभा। तो महाणा कुंभा के पुत्र जिसका नाम था उदा, उदय सिंह नहीं, ध्यान रखना है, उदय नाम प्रसिद्ध है, इसका पुत्र था उदा, इसने अपने पिता की हत्या कर दी। तो दोस्तों जो सिसोदियाओं में पितृहंता है वो उदा को माना जाता है। सिसोदियाओं में पितृहंता, पिता को मारने वाला, वो उदा कहलाता है। दोस्तों जब इसने मारा तो इसने चालाकी से मारा और पता नहीं लगने दिया लोगों को कि मैंने मारा है। तो इसने महाणा कुंभा के बाद में मेवाड़ की गद्दी संभाल ली। लेकिन दोस्तों 1473 यानी 5 साल आते आते सबको पता लग गया कि उदा ने ही पिता की हत्या की है। तो दोस्तों इसके जो सामंत थे, सैनिक थे, दरबारी थे, उन्होंने उदा को हटाकर और महाणा कुंभा के दूसरे पुत्र जिसका नाम था रायमल को गद्दी पर बैठा दिया। दोस्तों रायमल के आगे की चर्चा, महाणा सांगा वगैरह जो भी आएंगे, इन सब की चर्चा अगले वीडियो में हम करेंगे। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।